स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। दोस्तों हम लोग सामाजिक विज्ञान का 5 सेट ऑब्जेक्टिव और एक सेट आपका जो सब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों अगर आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों चैनल में विजिट करके यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको जो है सभी का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सभी का ऑल सब्जेक्ट का ऑल सेटों का वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले और मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों आज की इस वीडियो में सेट 2 को सॉल्व करने वाले। कैसा तो सब्जेक्टिव का। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बन रहेगा और जिस प्रकार से मॉडल पेपर का पैटर्न है दोस्तों इसी प्रकार से सेम क्वेश्चंस पेपर का पैटर्न रहने वाला है। जिस प्रकार से मॉडल पेपर में क्वेश्चंस पूछने का तरीका है दोस्तों सेम इसी प्रकार से क्वेश्चंस में भी आपको रहने वाला है। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है। ठीक है, कहता है सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न 7 गो प्रश्न रहेगा दोस्तों। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय में 5 गो का उत्तर दीजिएगा, 10 नंबर आपको जो है पक्का करना है। ठीक है, चलिए कहता है क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, निरंकुशवाद का समान अर्थ होता है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, उसी को हम लोग निरंकुश कहते हैं। निरंकुश का अर्थ ही ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिस पर उसका कोई भी किसी प्रकार से अंकुश नहीं होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं निरंकुशवाद। और लुईस लोयमा कैसा शासक था उसका आंसर सभी के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है सर कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। गांधी जी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन आखिर वापस क्यों लिया था, इस पर आपको कमेंट यानी कि टिप्पणी डालना है। चलिए कहता है इसका आंसर कि गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 1920 में शुरू किया था। और कहता है कि परंतु सर 1922 में गोरखपुर के चोरा चोरी में हिंसात्मक घटना हुई थी। 1922 में दोस्तों पूछता है कि चोरा चोरी हिंसात्मक घटना कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और पूरा इसका जो हिस्ट्री आज की ये छोटा सा प्रश्न में हम आपको बताने वाले। ठीक है, जिसके तहत भीड़ ने ठीक है जिसके तहत क्या पूरा भीड़ लग गया था और भीड़ लगने के कारण दोस्तों पुलिस थाने में दोस्तों आग लगा दिया। ठीक है, भीड़ लगने के कारण पुलिस थाने में आग लगा दिया था। कब? चोरी चोरा हिंसात्मक घटना 2022 या 1922 में। ठीक है, और क्या हुआ था तो आग लगने में दोस्तों 22 गो पुलिसकर्मी जो है जलकर क्या हुआ तो मर गए थे। और जब जलकर मर गए तो इस दृष्टि दोष को देखते हुए क्या किए तो वो जो महात्मा गांधी ने इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लेने का वापस कर लिया, क्योंकि दोस्तों उस समय 22 गो क्या पुलिसकर्मी मर गया था। ठीक है, इसलिए। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर कहता है क्या कहता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, सभी प्रश्न है सेम इसी प्रकार का दोस्तों पूछने का तरीका आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला। ठीक है, हमारे समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। हमारे समाज में क्या? शांति और भाईचारा, यानी कि जितना अच्छा से रहेगा उतना ही अच्छा रहता है और इसी को कहते हैं दोस्तों सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। 4 नंबर बढ़ते हैं। और दोस्तों एग्जाम का बहुत ही कम समय है तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो भी आपका पिछले सेट बचा हुआ सेट है उसको दोस्तों जैसे ही वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, 4 नंबर कहता है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं और इसके कितने घटक हैं। तो लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य। लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो क्या करता है? चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता को क्या करता है? हासिल करता है। उसी को दोस्तों हम लोग सिंपली भाषा में क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। और राजनीतिक दल कितने घटक के हैं तो दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक दल के 3 गो घटक है। कौन कौन है सर? वो भी लिख दिए हैं। क्या बात है सर? एक नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। ये रहा दोस्तों इसका फुल तैयारी आंसर। ठीक है, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों। ये 4 नंबर हो गया और दोस्तों यहां पर देख लीजिए 5 नहीं है बल्कि 6। क्या हो गया सर? 5। तो दोस्तों 5 जो मिस प्रिंट यानी कि छूट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो शुरू में बोल दिया क्या तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 7 को पूछा, 5 को तो उत्तर देना है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। वो 5 वाला जो आपका इसमें ठीक है सेट 2 का जो 5 नंबर का यहाँ पर 5 प्रश्न संख्या 5 का जो प्रश्न है ये आपको सेट 3 में मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे का प्रश्न देखिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए कहता है 6 नंबर कहता है सर कि छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है? देखिए, छोटा नागपुर अभ्रक कोयला उत्पाद
ठीक है। अभ्रक, कोयला, लोह आयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, चूना पत्थर, और यहाँ पर क्या है तो सिलिमेनाइट और तांबे से समृद्ध है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि छोटा जो नागपुर पठार है ये क्या है तो छोटा नागपुर क्षेत्र है, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र है, ये खनिज का भंडार कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि छोटा नागपुर में अभ्रक है, कोयला है, लो आयस्क का, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, इस प्रकार के तांबे तो बहुत यहाँ पर समृद्ध आसान मात्रा में मिल जाता है। और आसान मात्रा में मिलने में क्या होता है, खनिज का भंडार, यानी कि सब चीज यहाँ पर उपलब्धियां यहाँ पर प्राप्त किया गया। बस सिंपल सा एक बात हम समझेंगे, ठीक है। 7 नंबर कहता है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रति व्यक्ति आय, जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग देने पर क्या कहलाता, भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों और लिख लीजिएगा, उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो के बाद देखिए यहाँ पर लीजिए, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं बस। और प्रति व्यक्ति आय को दोस्तों हम लोग औसत आय भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से लघु उत्तरीय समाप्त हुआ। और नेक्स्ट लघु उत्तरीय का प्रश्न, जो कि ये भी दोस्तों प्रश्न संख्या 8 से 14 में 7 गो प्रश्न रहेगा, 5 गो को उत्तर देना है और आपको 15 नंबर पक्का करना। कहता है सर कि लघु उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 8वां प्रश्न है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था दोस्तों, देखिए अपने शासन व्यवस्था को आधुनिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। क्या? तो 1804 के सिविल कोड, जिसे नेपोलियन का कोड भी कहा जाता है, सिविल याद रखिए, ठीक है। 1804 के सिविल कोड, जिसको हम लोग नेपोलियन के कोड भी कह सकते हैं, और के जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उस कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को बहाल दिया गया। और इसी से हम कहते हैं कि जो अपने शासक वाले क्षेत्रों में जो क्या था तो व्यवस्था, शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने इस चीजों का बदलाव किया था। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्या कहता है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है? तो अंग्रेजी काल में भारतीय लेखकों ने अनेक ऐसे पुस्तक की रचना की जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रेत थी। बहुत सारे रचना की दोस्तों, जैसे कि एक उदाहरण है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। जैसे कि ऑप्शंस में पूछता ऑब्जेक्टिव में कि यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी पर क्या बोलता है उपाध्याय उपन्यास कहाँ से लिया गया था, तो आनंद मठ से लिया गया था। और क्या किया था, तो लोगों में एक देश प्रेम की भावना का संचार किया और वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगे। सिंपल सा आंसर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। क्या कहता है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय ठीक है शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताएं। 1992 के संविधान के पहले और बाद के स्थानीय शासन में निम्नलिखित अंतर पाए गए हैं। 2 को बताना, 2 को बताएंगे, ज्यादा नहीं। देखिए पहला दूसरा, ठीक है। 1992 के पहले स्थानीय सरकार के पास अपनी कोई भी किसी प्रकार का अधिकार या शासन संसाधन नहीं था 1992 में, ठीक है। परंतु 1992 के संविधान के बाद की राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई वे अपने राजस्व और अधिकारियों के कुछ अंश स्थानीय सरकार को दे देगी, क्योंकि उसके पास कुछ भी संसाधन नहीं था, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, क्या कहता है दूसरा पॉइंट, 1992 के पहले स्थानीय सरकार के लिए नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे, परंतु 1992 के संविधान के बाद नियमित रूप से चुनाव होने लगे थे। कितना सिंपल भाषा का प्रयोग किया है दोस्तों, एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आपको दिमाग में याद होता है, और एक भी पॉइंट याद रहता तो एग्जाम में आप अच्छा से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, अभी तक हम लोग 10 प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए अब यह है 11 नंबर। अब कहता है 11 नंबर, क्या कहता है कि निम्नलिखित को मिलान करें। मिलान करना है दोस्तों कि आश्रित वन, रक्षित वन और अविकृतित वन ये क्या है, ये क्या क्या से मिलेगा, क्या होगा इसका सही मिलान, ठीक है। पहला है दोस्तों आरक्षित वन। आरक्षित वन को किस मिलाएगा, तो वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान, यानी कि यहाँ पर पहला को बी से मिलाना है, ठीक है। अब दूसरा है रक्षित वन। रक्षित वन को दोस्तों सी से मिलाएगा। सी क्या है, तो वन भूमि जो और अधिक शरण से बचाई करती है, ठीक है। अब तीसरा है अवकृत वन। अवकृत वन को दोस्तों पहले से मिला दी सरकार, व्यक्ति के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, यानी इस तरह से दोस्तों हम लोग मिलान कर लिए और इस तरह से यहाँ पर 3 नंबर पक्का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर कहता है कि जूट उद्योगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जूट जो पैदा करते हैं, ठीक है, इसमें किस चीज का सामना करना पड़ता है। देखिए जूट उद्योगों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला
कि जूट वस्त्र होते हैं, जूट वस्त्रों की कीमत है इतनी कम है कि उद्योगपति इन उद्योगों को स्थापित करने में संकोच कर, यानी दोस्तों जिसका अगर बाजार में मूल्य कम है और उसको दोस्तों अगर मेहनत ज्यादा लगता है उपजाने में या किसी प्रकार का व्यापार करने में, तो उसमें दोस्तों यह क्या करता है, समस्या पैदा करता है और इसमें संकोच करता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा है कि जूट के सामान की अंतर्राष्ट्रीय मांग तेजी से गिर रही है जो इन उद्योग के लिए प्रोत्साहन नहीं है। यानी कि दोस्तों जब जूट का यानी कि जब जूट का जो उद्योग है वो जो है दोस्तों ये इसका जो माल का निर्यात करेगा और मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको बेचने जाएगा तो क्या करा, इसका मांग तेजी से गिर रहा, इसका कोई चाहने वाला नहीं है, तो क्या होगा, जो उसका प्रोत्साहन है, जो उसका यानी उत्साह है कि मैं और भी यहां पर माल का निर्यात कर सकूं, वो अब कम हो जाता है। इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से अलग कैसे है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तृतीयक क्षेत्र दोस्तों जो सेवा प्रदान करता है उसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र अन्य यानी कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से अन्य कैसे है। देखिए तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है क्योंकि इन क्षेत्रों इस गतिविधियां अन्य क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय के विकास में मदद करता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर तृतीयक क्षेत्र किसी भी प्रकार का माल का उत्पादन नहीं करता है बल्कि प्राथमिक एवं द्वितीय के माल उत्पादन किए हुए को क्या करता है, बाजार में बेचता है या सेवा प्रदान करता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यह गतिविधियां स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती जैसे कि मैं आपको बताया, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती है और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि यह एक सेवा का सृजन करती है। क्या बात है सर, इतना स्पष्ट जानकारी आपको प्राप्त। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी इंपोर्टेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहता है, मौसमी बेरोजगारी किसे कहता है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। चलिए तो प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी के बीच अंतर यह है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है, कब होती है, जब अधिशेष श्रम नियोजित होते हैं और जिसमें से कुछ कर्मचारियों का पास शून्य या लगभग शून्य सीमांत उत्पादक होती है। मान के चलिए दोस्तों काम करने वाला लोग ज्यादा है और उत्पादकता शून्य है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, सिंपल भाषा में। ठीक है, जबकि मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति वर्ष के कुछ निश्चित समय में ही बेरोजगार का क्या करता है, बेरोजगार को या पर उद्योगों से नियुक्त। अब मतलब कहने का है दोस्तों जो कृषि क्षेत्र है या क्या है तो मौसमी क्षेत्र में आता है, क्योंकि जो कृषि में दोस्तों क्या होता है तो यहाँ पर मौसमी में यानी कि कुछ कुछ मौसम में काम होता है, बाकी में क्या होता है घर बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर साल के कुछ मौसम में ही उनको काम मिलता है बस। चलिए अब नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों 5 को पूछेगा, प्रश्न संख्या 15 से 19 तक का 5 को प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर 3 का सही जवाब देना है और मिल जाता है आपको 15 नंबर। ठीक है, क्या कहता है सर, 15 नंबर कहता है कि मरियान और जर्मेनियम कौन थे और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था। तो इसका उत्तर है दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के कलाकार स्वतंत्र न्याय और विचार को प्रकट करने के लिए नारे रूप में क्या क्या प्रयोग किए गए। फ्रांस में इसी रूप को मरियान नाम दिया गया और जर्मनी में जर्मेनियम नाम दिया गया, स्वतंत्र और न्याय के लिए। ठीक है, विचार को प्रकट करने के लिए नारे रूप में प्रयोग किया गया और इसी को हम लोग फ्रांस में मरियान कहे हैं और जर्मनियम में यहाँ पर जर्मनी में जर्मेनियम नाम दिया गया। अब दोनों में क्या क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, क्या लिखा गया दोस्तों कि मरियान में, ठीक है, मरियान में इसे जन राष्ट्रीय उद्धरण रेखांकन किया। उनका चिन्ह भी स्वतंत्र और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कल की चिन्ह याद रखिए। ठीक है, कैसा था, स्वतंत्र और गणतंत्र, लाल टोपी, तिरंगा और कल की। मरियान की प्रतिमा चौका पर लगी हुई थी ताकि जनता को एकता और राष्ट्रीय प्रतीक की याद रहे और लोगों मरियान की छवि डाक चिटकों पर अंकित की गई। और ये जर्मेनियम जर्मन राष्ट्र के रूप में बन गया। यहाँ पर चशु में क्या जर्मेनियम वलुत वृक्ष के पत्ते की पहनती थी क्योंकि जर्मन वलुच वीरता का प्रतीक था। ये रहा दोस्तों मरियान और जर्मेनियम में अंतर। ठीक है, तो क्या बात है सर। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायित्व, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। काफी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, काफी बार। ठीक है, देखिए लोकतंत्र निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायित्व, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। तो तीनों को हम लोग जो है संक्षेप में वितरण करते हैं, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, उत्तरदायित्व सरकार का गठन, तो लोकतंत्र में जनता स्वयं एक उत्तरदायित्व सरकार का चुनाव करती है और इस प्रकार हुआ जनता के प्रति क्या होता है, जवाबदेह और उत्तरदायित्व होता है। तो सही बात है कि नहीं, बात सही है सर। लोकतंत्र के बारे में जो भी कुछ पॉइंट याद है दोस्तों उसको लिख दीजिएगा। लोकतंत्र में चुनाव नियमित, स्वच्छ एवं स्वतंत्र तरीकों से संपन्न होती है। इसके अलावा प्रमुख सार्वजनिक विषयों तथा विधायकों पर जनता के बीच खुली बहस हो सकती है। ये रहा उत्तरदायित्व, अगर ये काम नहीं करता तो इस पे बहस हो सकती है, सही बात है। अब दूसरा है कि जिम्मेदार सरकार का गठन कब होता। तो लोकतंत्र में सरकार अपने देश के प्रति जिम्मेदार होती है। सरकार से, ठीक है, उम्मीद की जाती है कि वह अपना कार्य जिम्मेदार से करेंगे।
जनता लोकतंत्र में सरकार में कामकाज संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकती है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करते हैं और जिससे सरकार की नीति और कार्यों को पारदर्शिता आती है और जिम्मेवार सरकार का गठन करती है। यानी दोस्तों उत्तरदायित्व मतलब उत्तरदायित्व का निर्माण होता है, जिम्मेवार मतलब जिम्मेवार लेता है। अब है वैध सरकार का गठन कैसे होता है, तो देख लीजिए लिखा गया साफ साफ अक्षरों में कि लोकतंत्र में वैधानिक सरकार भी होते हैं। जैसे कि सरकार अल्पत्तम में आ जाती है तो उससे क्या होता है, त्याग पत्र भी दे देना पड़ता है और जिसे उसकी वैधता समाप्त की जाती पूरी तरह से है। और लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकता। लोकतंत्र में जो भी जनता है अगर वो चाहेगा तो उस सत्ता को हटा भी, यानी कि सरकार को हटा भी सकता है और सरकारों को बना भी सकता है। या केवल लोकतंत्र में ही संभव है। चुनावी प्रक्रिया ही सरकार की वैधता का मोहर लगाती है। इस तरह से हो गया दोस्तों उत्तरदायित्व हो गया, जिम्मेवार हो गया और वैध सरकार का गठन कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 17 नंबर कहता है कि उसने उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। देखिए उष्ण उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों है, क्या क्या है, संचार है, परिवहन है, भूमि है, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी बाजार, जल आदि को शामिल कर किया जाता है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा आधारभूत संरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग का विकास हो सके। काफी दोस्तों यहाँ पर समझने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो भी बात समझाने का था वही लिखा गया। उसने उद्योग की अवस्थिति क्या प्रभावित कैसे होता है, तो संचार के, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, माल, ये क्या है तो आदि शामिल किया जाता है। और ये दोस्तों अगर जिस भी क्षेत्र में इसका उपलब्धता आसानी से, तो क्या कहता है, विद्युत का उपलब्धता कराता है। कम परिवहन का लागत, यानी कि जहां भी जाना आपको कम परिवहन में जा सकते हैं, बस सिंपल। चलिए अब 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब 18 नंबर कहता है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी तक दोस्तों जो भी वीडियो क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, और भी सेट आपका बचा हुआ है और एग्जाम काफी नजदीक है। तो धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था में पर्यावरण परस्पर निर्भर होता है। पर्यावरण की अपेक्षा कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धारणीय नहीं होता है। धारणीयता का मतलब दोस्तों जो भी निर्माण होता है ये भावी पीढ़ी के लिए भी होता है, भावी पीढ़ी के लिए क्या होता है, धारणीय नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का ये 18 का प्रश्न है। लास्ट जो आपका 19 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, ये मैप से संबंधित है और आपको पता है कि मैं एक मैप का वीडियो लेकर आ चुका हूं। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। और दोस्तों हम लोग मिलेंगे इस तरह और नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को यही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।